नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक मदमस्त राजकुमारी और एक इच्छाधारी नाग। एक नगर में विरसेन नाम का राजा राज करता था। वह बहुत धार्मिक और प्रजापालक राजा था। संयोग से उसकी रानी भी राजा की तरह ही धर्मपरायण थी। दोनों अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। प्रजा भी राजा रानी के व्यवहार से बहुत खुश थी। मगर राजा रानी को एक चिंता खाए जा रही थी कि उनकी कोई संतान पैदा नहीं हुई थी और संतानोत्पत्ति के लिए दूसरा विवाह नहीं कर सकता था, क्योंकि रानी ने विवाह के समय राजा से संकल्प देकर वचन ले लिया था कि जब तक रानी जीवित रहेगी राजा दूसरा विवाह नहीं करेगा। राजा रानी के विवाह के 10 साल गुजर चुके थे, परंतु उन्हें संतान के योग नहीं बन रहे थे। रानी ने निराश हो राजा से कह दिया था कि मैं आपको अपने बचनों से मुक्त करती हूं, आप दूसरा विवाह कर सकते हो। परंतु राजा ने दूसरे विवाह से साफ इनकार कर दिया। बोला, महारानी, वचन देना या लेना कोई खेल तमाशा नहीं, जो 1 मिनट में ले लिया और दूसरे मिनट में बदल गए। दिए गए वचनों की मर्यादा होती है, जिसमें अपनी सुविधा के लिए कोई फेर बदल नहीं किया जा सकता। उसे जिंदगी भर निभाना पड़ता है। रानी राजा से वचन लेकर राजा को भी मुश्किल में डाल दिया था और खुद भी फंस गई थी। रानी की अभी कुमारी 5 बहनें थी। उसी में से किसी का विवाह राजा से करा देती, परंतु राजा संतानोत्पत्ति के लिए कोई अन्य विवाह नहीं करना चाहता था। राजा रानी एक दिन अपना दुखी मन बहलाने के लिए जंगल में घूमने के लिए गए थे। दिन भर जंगल में टहलते रहे। जब शाम होने को आई तो वापस महल के लिए चल दिए। मगर राजा रानी ने जंगल में एक विचित्र घटना देखी। एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक नन्हा बालक रो रहा था। राजा ने इधर उधर देखा, मगर बच्चे की पास तो छोड़िए, बहुत दूर तक कोई नहीं था। अर्थात किसी ने लाकर बच्चे को जंगल में फेंक दिया है। रानी राजा से बोली, नहीं महाराज, आप किसी मां पर गलत शंका मत करिए। हमारे राज्य में कोई ऐसी स्त्री नहीं जो इतनी निर्दयी हो सकती है कि अपने बच्चे को अपने से अलग कर सके। अवश्य ही भगवान ने इस बालक को हमारे लिए ही इस स्थान पर रख दिया है। राजा रानी से बोला, अवश्य देवी, ऐसा ही हुआ है। चलो इस बच्चे को गोद में उठा लो और राजमहल लेकर चलो। मगर इस बच्चे को कुछ दिनों के लिए बहुत गुप्त रखना होगा। बाद में किसी शुभ दिन बच्चे के आपके गर्भ से जन्म की बात दरबार में बताएंगे और खुशियां मनाएंगे। रानी बोली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। किसी को यह शंका नहीं होने चाहिए कि इस बच्चे का जन्म मेरे गर्भ से नहीं हुआ है। राजा रानी उस बच्चे को लेकर अपने कक्ष में आ गए। रानी ने उस बच्चे को अपनी एक चहेती दासी के मदद से बहुत गोपनीय ढंग से लालन पालन करने लगी। 1 माह बाद ही राजा ने अपने भवन में रानी के गर्भ से राजकुमार की जन्म की घोषणा कर दी। राजमहल में खुशियां दौड़ गई। इस खुशी के मौके पर राजा ने अपनी प्रजा में अन्न, धन, वस्त्र, आभूषण दिल खोल कर बांटा। प्रजा कई महीने तक राजकुमार के जन्म पर खुशियां मनाती रही। राजा ने राजकुमार का नाम चित्रसेन रख दिया। धीरे धीरे समय गुजरता गया। जिसे अपार खुशियां मिल जाती है, उसे समय का पता ही नहीं चलता कि कब गुजर गया। वर्षों पहले की बातें ऐसा लगता है जैसे कल की बातें हैं। वहीं दुहक की एक रात वर्षों के समान बड़ी लगती है। तो समय गुजरता गया। राजकुमार कब से आना हो गया, राजा रानी को पता ही नहीं चला।
वो तो राजगुरु ने राजा को बताया कि पड़ोस के राजा सत्यव्रत का पंडित राजकुमार के लिए वहां की राजकुमारी का टिक्का लेकर आया हुआ है। राजा आपके पास आपके राजकुमार से अपनी राजकुमारी का विवाह का प्रस्ताव भेजा है। राजा बोला, गुरुदेव, अभी हमारा राजकुमार नन्हा सा 5 साल का बच्चा है, हम उसकी 16 साल की राजकुमारी से विवाह कैसे कर सकते हैं। तब राजगुरु ने बताया कि राजन, आप समय की गति को भूल गए हो, हमारा राजकुमार भी 16 साल का हो चुका है और राजकुमारी के लिए सबसे उपयुक्त है। जिस प्रकार हमारा राजकुमार दरबार के लिए सूर्य के समान है, उसी तरह राजकुमारी भी चांदनी की तरह शीतलता प्रदान करने वाली है। वह इस संसार के सभी राजकुमारियों में सबसे सुंदर और सबसे गुण वाली है। वह 16 कलाओं से परिपूर्ण है। आप इस विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार करें। राजा अपने राजगुरु की बहुत इज्जत करता था, उनकी हर बात स्वीकार कर लेता था। राजा ने तुरंत राजकुमार के विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। राजा सत्यव्रत की पुत्री मालिनी का विवाह राजा वीरसेन के पुत्र चित्रसेन से हो गई। राजकुमारी मालिनी रूप गुण में अद्वितीय थी। राजा रानी उसे अपनी पुत्री की तरह प्यार देने लगे। उधर राजकुमार बहुत खूबसूरत पत्नी पाकर फूले नहीं समा रहा था। इस तरह दोनों के प्रेम प्यार में 1 साल गुजर गए। एक दिन महारानी की चहेती दासी राजकुमारी की पत्नी से बात कर रही थी कि हम 3 बहनें हैं, सभी की सभी कुलीन राजकुमारों से ब्याही गई हैं, परंतु हमने पड़ोस के कई राजकुमारियों को सुना है कि जंगल में घूमने गई, मेले में घूमने गई और किसी ऐरे गहरे से विवाह रचा ली। दासी के मुंह से निकल गया, राजकुमारी, हमारे राजकुमार राजा के अपने पुत्र नहीं हैं। आप किसी दिन उनसे पूछ लेना, मगर जब भी पूछना अपनी कसम देकर पूछना। राजकुमारी दासी पर बहुत नाराज हुई। वह दासी से बोली, तुम अगर माता श्री की दासी नहीं होती तो तुम्हें आज मैं अपने हाथों से मौत के घाट उतार देती, परंतु तुम्हारी इस गुस्ताखी के लिए दंड अवश्य मिलेगा। दासी बोली, राजकुमारी मालिनी, दंड तो हमें तब मिलेगा जब मेरी बात असत्य होगी। राजकुमारी जी, मैं दासी जरूर हूं, परंतु मिथ्या बातें नहीं बोलती। मैंने जो कुछ कहा है सत्य कहा है। दासी की इस निर्भीकता से मालिनी को विश्वास हो गया कि दासी ठीक कह रही है। बहुत से राजा पुत्र ना होने पर किसी के भी पुत्र को गोद ले लेते हैं। हमें अपने पति के कुल खानदान के विषय में जानना चाहिए। रात के समय जब राजकुमार मालिनी के पास प्रेम प्यार के लिए आया तो वह उससे दूर हटकर खड़ी हो गई और बोली, आप मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किए हो, मुझे आपने अंधेरे में रखा है। राजकुमार बोला, भद्रे, मैं भला तुम्हें धोखा दे सकता हूं? मैं तो तुमसे इतना बेपनाह मोहब्बत करता हूं कि तुम्हारे बगैर जीने को सोच ही नहीं सकता। आप बताओ तो सही कि कौन सी गलती मुझसे हो गई है। तब मालिनी बोली, आप पहले मेरे सिर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। राजकुमार चित्रसेन बोला, मैं बिना कसम खाए भी आपसे झूठ नहीं बोलने वाला, मगर आपके विश्वास के लिए आपके सिर पर कसम खाकर कहता हूं कि आप मुझसे जो पूछेंगी उसका जवाब सच सच दूंगा। राजकुमारी ने पूछा, आप किसके बेटे हो? आपका खानदान कौन सा है? आपके असली माता पिता कौन हैं? इतना सुनते ही राजकुमार बहुत मुश्किल में पड़ गया, परंतु अपने को संभालते हुए बोला, राजकुमारी, आप भी जानती हो कि आप राजा सत्यव्रत की पुत्री हो, परंतु आपने अपने आप को उनके यहां जन्म लेते नहीं देखा है, सिर्फ सुना है और उसे ही सत्य मानकर चलती हैं।
क्योंकि कोई भी माता पिता अपने पुत्र से या पुत्री से गलत नहीं बताते, प्रजा या दरबारी झूठ नहीं बोलते। मैंने अपने माता पिता, गुरुजन और दरबारियों से बस यही सुना है कि मैं राजा वीरसेन का पुत्र हूं। इसकी सत्यता का प्रमाण सिर्फ मेरे माता पिता दे सकते हैं। राजकुमारी बोली, मत भूलिए कि आपने मेरे सिर पर हाथ रखा है। आप मुझसे सत्य नहीं बोल रहे, बल्कि तर्क देकर अपनी झूठी बात छिपाने की कोशिश कर रहे हो। आपको अपने जन्म और माता पिता के विषय में ज्ञात है। आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, परंतु मैं आपसे तब तक प्रेम नहीं करूंगी जब तक कि आप सत्यता बता नहीं देते। मैं आज के बाद तो अन्न जल का भी त्याग कर दूंगी। मुझे झूठे पति के साथ रहने से अच्छा है भूखे रहकर अपना प्राण त्याग देना। राजकुमार बोला, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, आपसे कोई बात नहीं छुपा रहा। शायद किसी ने आपको मेरे खिलाफ भड़काया है और आप उसकी बेसिर पैर की बात मानकर मुझसे उल्टी सीधी बातें कर रही हो। मालिनी बोली, मुझे किसी ने नहीं भड़काया है और आप बार बार प्रेम प्यार की बात कर रहे हो तो मैं ये जानती हूं तुम मुझसे कोई प्रेम नहीं करते। आपका प्रेम दिल का नहीं, अपने शरीर के सुख के लिए है। आपको जरा भी प्रेम होता तो बिना देर किए मेरे बातों का जवाब दे देते। राजकुमार स्त्री की बातों में उलझना ठीक नहीं समझा। वह चुपचाप सो गया, यह सोचकर कि नादान है, अभी इसके दिमाग में उल्टी बातें चल रही है। दिमाग शांत होने पर सामान्य हो जाएगी। परंतु मालिनी को तो जैसे कोई भूत सवार हो गया था। उसने सचमुच खाना छोड़ दिया। उसे बिना खाना खाए 3 दिन बीत गया। तब राजकुमार उससे बोला, तुम पहले खाना खा लो, फिर आज हम अपनी जिंदगी की सारी कहानी बयां कर देंगे। मेरे साथ तुम्हें जंगल में चलना होगा। राजकुमारी बोली, इस बात को सत्य मानकर अभी खाना खा ले रही हूं, परंतु फिर कोई चालाकी की तो इस बार जहर खा लूंगी। राजकुमार मालिनी से बहुत ज्यादा प्रेम करने लगा था। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की एक खरोच बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ये तो 3 दिन भूखी रह गई। राजकुमार बहुत न ज्यादा डर गया। वह राजकुमारी से बोला, भद्रे, अब तक मैंने जो कहा वह भी सत्य ही था, और अब जो कुछ तुम्हें दिखाने जा रहा हूं वो भी सत्य ही है। अब दोनों में से कौन सत्य तुम्हें अच्छा लगे उसी पर विश्वास कर लेना। राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर जंगल में चला गया। वह जंगल में एक झील के पास गया और राजकुमारी से बोला, मेरे जन्म का सारा रहस्य इस झील में कैद है। तुम्हें रहस्य समझाने से मेरे जीवन की हानि भी आ सकती है। अगर आपको मुझसे जरा भी प्यार है तो मेरे जीवन को संकट में मत डालो। राजकुमारी बोली, तुम गिरगिट की तरह बार बार रंग मत बदलो, मुझे अपने जीवन का रहस्य बताओ। राजकुमार बोला, ठीक है, जब तुम नहीं मानोगी तो मुझे रहस्य बताना ही पड़ेगा। राजकुमार झील के अंदर कमर तक पानी में चला गया और बोला, राजकुमारी अब भी समय है, जरा सोच लो। राजकुमारी बोली, सोच लिया, अब तुम रहस्य दिखाओ। राजकुमार गर्दन तक पानी में चला गया और बोला, राजकुमारी अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम मुझे संकट में मत डालो। हो सकता है आज से हम तुमसे जुदा हो जाए और फिर हमारा मिलन कभी ना हो। राजकुमारी बोली, नाटक मत करो, चुपचाप अपनी जीवन का रहस्य बताओ। हमें तुम्हारी जुदाई भी मंजूर है, परंतु तुम्हारे जीवन की रहस्य जरूर देखूंगी। राजकुमार समझ गया कि मालिनी मुझसे कोई प्रेम नहीं करती है, मेरा प्रेम एक तरफा है, वरना कोई साधारण स्त्री इतना सुन पति पर कोई आंच नहीं आने देती। इस स्त्री से तो साधारण स्त्रियां लाख दर्जे अच्छी हैं।
जो अपने पति के लिए मर मिटने को तैयार रहती हैं। और ये स्त्री कहने को तो राजकुमारी है, मेरी पत्नी है, मगर मेरे जान के पीछे पड़ी हुई है। राजकुमार ने झील में डुबकी लगा दिया। उसके डुबकी लगाए घंटों बीत गए। राजकुमार बाहर नहीं आया। उसके पास खड़े एक अंगरक्षक ने कहा, रानी जी, हमें लगता है राजकुमार पानी में डूब चुके हैं। भला कोई आदमी इतनी देर तक पानी में डूबा रह सकता है? राजकुमारी मालिनी बोली, अब लग तो मुझे भी रहा है कि अब वे सचमुच हमें अकेली छोड़ दुनिया छोड़ चुके हैं। अवश्य ही डूब कर मर गए हैं और उनकी मृत्यु की गुनाहगार मैं खुद हूं। सैनिक, तुम राजदरबार जाओ और राजा को खबर करो कि राजकुमार झील में डूब गए हैं। खबर राजदरबार में सुनाया तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। पहले तो राजा सुध बुध खो बैठा, परंतु अगले ही पल मंत्री को आदेश दिया कि गोताखोर और जाल लेकर उस झील के पास जाए और झील से राजकुमार की लाश निकाल कर ले आए। हमने सुना है डूबने के बाद भी बहुत समय तक आदमी जिंदा रहता है। वैद्यराज को भी साथ लेते जाओ। मंत्री झील को 10 बार जाल से छान मारा। गोताखोर चपे चपे छान मारे, परंतु राजकुमार की लाश नहीं मिली। मगर 2 दिनों तक प्रयास चलता रहा। जब 2 दिन बाद भी लाश नहीं मिली तो राजा को वह अभियान रोकवाना पड़ा। राजा यह मानकर चलने लगे कि राजकुमार अभी मरे नहीं हैं। वह मालिनी से नाराज हो किसी तरह कहीं चले गए हैं। उनका जीवन ही रहस्यों से भरा है। वह एक रहस्यमय इंसान है। वह इस तरह साधारण मौत नहीं मर सकते। राजा रानी अपनी बहू मालिनी को लेकर राजमहल लौट आए। राजा के बातों से मालिनी को विश्वास हो गया कि उसका पति रहस्यमय आदमी है। अवश्य ही वह झील में प्रवेश करते वक्त मेरी आंखों को धोखा देकर मुझसे नाराज हो कहीं चला गया है। मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे अपने पति के पिछली जिंदगी में नहीं झांकना चाहिए था। किसी भी स्त्री को अपने पति के साथ जिंदगी की शुरुआत करते वक्त उसके साथ बिताए जिंदगी से मतलब रखने चाहिए। मालिनी अपनी करनी पर सिर धुन कर पछता रही थी। पता नहीं एक दासी के कह देने मात्र से मेरी मति मारी गई थी। अपने पति पर शंका कर बैठी थी, जबकि मेरे पति ने बार बार मुझे रोकने की कोशिश की थी। पति ने बिल्कुल सत्य कहा था कि अपने जन्म के विषय में कोई नहीं जानता, सिर्फ उसके माता पिता जानते हैं। मैं खुद कहाँ देखी हूं कि अपने पिता सत्यव्रत की बेटी हूं या किसी और की हूं। मुझसे तो जो माता पिता ने कहा वही मान गई हूं और वही हर कोई मानता है। जिंदगी के नियम और सिद्धांत भी यही है। परंतु अब मुझसे बड़ी मूर्ख कोई स्त्री हो ही नहीं सकती। बहुत सोच विचार कर इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उसका पति जिंदा है और भेष बदलकर अपने राज्य में कहीं पड़ा हुआ है। उसने उसे ढूंढने की एक तरकीब निकाली। उसने अपने ससुर से कह पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया कि जो कोई व्यक्ति किसी रहस्यमयी आदमी की सत्य और ताजा घटना आकर राजदरबार में बताएगा, उसे रोज उचित इनाम दिया जाएगा। अब राजा के दरबार में रोज कुछ ना कुछ जानकारी लेकर लोग नित्य प्रतिदिन लोग आते और मालिनी को उसकी जानकारी देते, मगर उनके बातों से राजकुमार का कोई संबंध नहीं होता। मालिनी ने सोचा, हमारी ये तरकीब भी काम नहीं आ रही, अब इस तरकीब को बंद कर देने चाहिए। फिर सोची, एक दिन और सुन लेती हूं, उसके बाद नगर में ढिंढोरा पीट दिया जाएगा कि अब ये कार्य बंद हो चुका है। उधर एक बूढ़ा किसान बेरोजगारी से परेशान होकर नगर में काम ढूंढने आ रहा था। रास्ते में उसे जंगल पार करना था। वह जंगल पार करने के लिए पूरी ताकत लगाकर चला, फिर भी जंगल पार नहीं कर सका।
उसे बीच जंगल में ही रात हो गई। जंगली जानवरों की डरावनी आवाज उसे डराने लगी। वह बहुत डर गया। उसे डर के मारे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि आखिर अब क्या करे। मनुष्य जब परिस्थितियों से हार मानकर बैठ जाता है तब तो उसकी हार निश्चित हो जाती है, परंतु जब वह परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए कमर कस लेता है तो उल्टी परिस्थितियां उसके अनुकूल हो जाती है। उसके दिमाग में आया कि हमें तुरंत सामने वाले बरगद के पेड़ पर चढ़ जाना चाहिए और आज की रात यहीं बिताने चाहिए। अक्सर ज्यादातर जंगली जानवर पेड़ पर नहीं चढ़ पाते हैं। बूढ़ा आदमी पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और रात खत्म होने का इंतजार करने लगा। कहते हैं इंतजार की घड़ियां बहुत लंबी हो जाती है। उस वक्त समय बिताए नहीं बीतता। जब आधी रात हुई तो बूढ़े ने एक अजीब घटना देखी। बरगद के जड़ में से एक दरवाजा खुला। उसमें से बहुत से नाग बाहर निकले। वह नाग बाहर निकलते ही मनुष्य का रूप धारण कर लिया। उस दरवाजे से एक ऐसा भी नाग आया कि जिसका शरीर तो नाग का था, परंतु मुंह आदमी का था। सभी ने पेड़ के नीचे एक सभा की। उसमें से एक आदमी राजा महाराजा की तरह लग रहा था। वह अन्य को संबोधित कर कहा कि हमारा राजकुमार 20 वर्ष तक कहीं गायब था। अभी कुछ दिन पहले हमें एक झील में मिला था। वह एक श्राप, बस आधा आदमी और आधा सर्प बना हुआ है, परंतु अगले अमावस्या की रात को पूर्ण रूप से सर्प बन जाएगा और इच्छा अनुसार शरीर धारण कर सकेगा। हम अगले अमावस्या की रात उसके विवाह के विषय में बात करेंगे और उसके अगले अमावस्या को राजकुमार का विवाह कर देंगे और बहुत सारे मुद्दों पर बात कर सभी नाग उसी दरवाजे अंदर चले गए। आखिरी में वह नाग जो आधा मनुष्य और उसका आधा शरीर नाग का था, वह पेड़ के पास बैठकर बहुत रोया। वह बार बार मालिनी नाम की किसी स्त्री का नाम ले लेकर दहाड़े मार कर रो रहा था। उसके बाद वह भी उस दरवाजे से अंदर चला गया। उसके अंदर जाते ही वहां की भूमि पहले जैसे सख्त हो गई। अब कोई कह ही नहीं सकता था कि यहां कोई दरवाजा भी हो सकता है। अगर कोई कह भी दिया तो सब उसे पागल समझेंगे। वह आदमी सुबह में पेड़ से उतरा। उसने सुन रखा था कि नगर के राजा की बधू नई और सच्ची कहानी सुनाने वाले को बहुत पैसा देती है। उसने बिना देर किए राज दरबार पहुंच गया। वह राजा के पुत्रवधू से बोला कि मैं आज आंखों देखी ऐसी कहानी सुनाऊंगा कि आज तक ना तो ऐसी कहानी किसी ने सुना होगा, ना किसी ने देखा होगा। राजा की पुत्रवधू मालिनी बोली, बाबा तुम जल्दी अपनी कहानी सुनाओ। तब बूढ़े ने बताया कि मैं गांव से आ रहा था। मुझे जंगल में ही रात हो गई तो एक बरगद के पेड़ पर चढ़ गया और जो देखा उसके आगे का हाल ध्यान से सुनिए। जब आधी रात हुई तो मैंने एक अजीब घटना देखी। बरगद के जड़ में से एक दरवाजा खुला। उसमें से बहुत से नाग बाहर निकले। वह नाग बाहर निकलते ही मनुष्य का रूप धारण कर लिया। उस दरवाजे से एक ऐसा भी नाग आया कि जिसका शरीर तो नाग का था, परंतु मुंह आदमी का था। सभी ने पेड़ के नीचे एक सभा की। उसमें से एक आदमी राजा महाराजा की तरह लग रहा था। वह अन्य को संबोधित कर कहा कि हमारा राजकुमार 20 वर्ष तक कहीं गायब था। अभी कुछ दिन पहले हमें एक झील में मिला था। वह एक श्राप, बस आधा आदमी और आधा सर्प बना हुआ है, परंतु अगले अमावस्या की रात को पूर्ण रूप से सर्प बन जाएगा और इच्छा अनुसार शरीर धारण कर सकेगा। हम अगले अमावस्या की रात उसके विवाह के विषय में बात करेंगे और उसके अगले अमावस्या को राजकुमार का विवाह कर देंगे और बहुत सारे मुद्दों पर बात कर सभी नाग उसी दरवाजे से अंदर चले गए। आखिरी में वह नाग जो आधा मनुष्य और उसका आधा शरीर नाग का था, वह पेड़ के पास बैठकर बहुत रोया।
वह बार बार मालिनी नाम की किसी स्त्री का नाम ले लेकर दहाड़े मार कर रो रहा था। उसके बाद वह भी उस दरवाजे से अंदर चला गया। उसके अंदर जाते ही वहां की भूमि पहले जैसे सख्त हो गई। अब कोई कह ही नहीं सकता था कि यहां कोई दरवाजा भी हो सकता है। मालिनी बोली, बाबा अब आप 1 साल तक मेरे साथ ही रहोगे। तुम्हें कहीं और काम ढूंढने की आवश्यकता नहीं। आज मुझे उस पेड़ के पास घुमा लाओ, फिर आगे का प्लान आपको समझाऊंगी। आपको मैं इतना धन उपलब्ध करा दूंगी कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां बैठकर खाएगी, और आपको तो आज से ही कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपके लिए रहने खाने और नौकर, और आपके सुरक्षा में 2 सैनिक लगा देती हूं। आप जहां भी जाएंगे शाही रथ पर बैठकर जाएंगे। बूढ़ा बहुत खुश हुआ। उसने ऐसी सुविधा जिंदगी में कहीं नहीं देखी थी। वह दोपहर में राजा के पुत्रवधू को उस बरगद के पेड़ के पास घुमा लाया। मालिनी अमावस्या आने का इंतजार करने लगी। 1 माह बाद अमावस्या तिथि आ गई। रात में चुपके से मालिनी उस बूढ़े के साथ जाकर उस पेड़ पर चढ़ गई और पेड़ के पत्तों में छुप कर बैठ गई। जब आधी रात हुई तो मालिनी ने देखा कि पेड़ की जड़ में एक दरवाजा खुला। उसमें से बहुत से नाग बाहर निकले और बाहर आते ही मनुष्य का रूप धारण कर लिया। सबसे अंत में वह नाग आया जो उसका पति था। वह आधा नाग और आधा मनुष्य था। नाग की सभा शुरू हुई। कुछ देर बाद मालिनी ने देखा कि उसका पति अब पूर्ण मनुष्य बन चुका है। उसकी इच्छा हुई कि अभी पेड़ से कूदकर उससे लिपट जाओ, परंतु ऐसा करने से बूढ़े ने रोक लिया। वह इशारे में बोला, तुम खुद मरोगी और मुझे भी मरवाओगी। थोड़ा धैर्य रखो और आगे का नजारा देखो। आखिरी में वह भी तुमसे मिलेगा जिसकी तुम्हें बहुत जरूरत है। सभा के आखिरी नाग के राजा ने घोषणा की कि अगले अमावस्या को राजकुमार का विवाह होगा। आज की सभा यहीं स्थगित की जाती है। वे दरवाजे से अंदर चले गए। आखिरी में मालिनी का पति पेड़ के जड़ के पास आकर विलाप करने लगा। बूढ़ा बोला, अब देर मत करो, अपने पति से तुरंत मिलो। मालिनी रोते हुए नाग के कंधे पर हाथ रखी तो वह सिर उठाकर ऊपर देखा। सामने उसकी पत्नी थी। वह चाहता था कि उससे लिपटकर बहुत प्यार करूं, परंतु अब वह ऐसा नहीं कर सकता था। अब उसे नागों के नियम की मानना था। उसकी शादी अगले अमावस्या को थी। राजकुमारी उसे देख बहुत रोई और अपनी गलती के लिए उससे बार बार क्षमा मांग रही थी। तब उसका पति बोला, तुम वापस लौट जाओ। इस जन्म में हमारा मिलन अब नहीं हो सकता। तब राजकुमारी बोली, जब हमारा मिलन ही नहीं हो सकता तो हम जीकर क्या करेंगे? मैं इसी पेड़ की जड़ में सिर पटक कर अपनी जान दे दूंगी। तभी पेड़ से बूढ़ा उतरा और बोला, बेटा, ऐसा कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। कोई तो ऐसा उपाय होगा जिससे तुम फिर से मिल सको। तब नाग बोला, राजकुमारी, तुम अगली अमावस्या को आना और सभा लगते ही मेरे पिता के सामने जाकर खड़ी हो जाना। तुम उनसे जरा भी नहीं डरना और सारी बात सच सच बता देना। इतना कह नाग दरवाजे से अंदर चला गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दूसरी अमावस्या को राजकुमारी पुनः उस बूढ़े के साथ पेड़ पर जाकर बैठ गई। जो ही सभा शुरू हुई, राजकुमारी पेड़ से उत्तर नागों के राजा के पास खड़ी हो गई। नागराज बोला, ओ स्त्री, तुम कौन हो और क्यों यहां आई हो? तुम्हें हमसे जरा भी डर नहीं लग रहा? मालिनी बोली, महाराज, मैं आपकी पुत्रवधू हूं। मेरा नाम मालिनी है और किसी भी स्त्री को अपने ससुर से जरा भी डर नहीं लगता। आप खुद अपने पुत्र से पूछ सकते हैं कि मैं आपकी पुत्रवधू हूं या नहीं। नागपुत्र ने भी हां में सिर हिला दिया। तो नागराज बहुत नाराज हुआ। उसने अपने बेटे को श्राप दे डाला कि
जा मनुष्य बनकर 100 साल तक इस स्त्री की गुलामी कर। अब तुम नागलोक में प्रवेश नहीं कर पाओगे, न ही इच्छा अनुसार शरीर धारण कर सकोगे। तुम्हें मनुष्य बनकर ही रहना होगा। नाग का श्राप राजकुमारी मालिनी के लिए वरदान बन गया था। उसे उसका पति वापस मिल गया। वह बूढ़े बाबा के साथ अपने पति को लेकर राजभवन वापस आ गई। राजा अपनी पुत्रवधू की चतुराई पर बहुत खुश था। उस बूढ़े को राजा ने अपना खास मंत्री बना लिया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।